नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के विषय में। आज के वीडियो में हम MEHL 503 की दूसरी यूनिट की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रमुख काव्य आंदोलन, परिचय एवं आलोचना। ये यूनिट काफ़ी लंबी है, तो एक ही वीडियो में हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसकी अलग अलग सीरीज़ आएंगी। ये पार्ट 1 है, तो आप लोग इससे जुड़े रहिएगा। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस यूनिट के अंतर्गत हम प्राचीन हिंदी कविता, भक्तिकालीन हिंदी कविता, रीतिकालीन हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता और आधुनिक हिंदी कविता को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कविता और स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कविता। अगर हम बात करें हिंदी कविता के इतिहास की, तो हिंदी कविता का इतिहास गतिशील और जीवन चेतना का प्रतीक है। लगभग 1000 वर्ष के पूर्व से प्रारंभ हिंदी कविताएं हुई थी और अलग अलग कालखंडों में अलग अलग भाषा, अलग अलग विषयों को लेकर, केंद्र बिंदु लेकर कविता रचना का काम चलता रहा है। यानी कवियों ने अलग अलग, जैसे रीतिकाल में कविता रचना का उद्देश्य अलग था, कुछ मुख्य विषयों को लेकर लिखी गई थी, जिनमें श्रृंगार परक रचनाएं थी या वीर रस परक रचनाएं थी। भक्ति काल में भक्ति को केंद्र पर रखकर रचनाएं भी थी। और आदिकाल की अगर हम बात करें तो उस समय प्रशस्ति काव्य ज़्यादा रचा गया था। लेकिन जो भी हो, हम इतना तय है कि 1000 वर्ष के लगभग से प्रारंभ हुई हिंदी कविता आज वैविध्य एवं प्रगतिशील चेतना का पर्याय है। 1000 वर्षों के समय में हिंदी कविता ने विभिन्न स्वरूपों को ग्रहण किया है। इस बीच विश्व इतिहास एवं भारतीय इतिहास में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी है। फलतः जीवन मूल्य और पुरुषार्थों का सामंती स्वरूप भी परिवर्तित हो गया है और यही परिवर्तन हमें समय समय पर हिंदी कविताओं पर भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख काव्य आंदोलन, काल विभाजन एवं नामकरण के विषय में। तो काल विभाजन और नामकरण क्यों होता है? देखो, किसी सदी विशेष में कुछ विशेष प्रकार की कविताएं लिखी जाती है। जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, आदिकाल की जो कविताएं थी, उनमें जो भी काव्य लिखे गए वो प्रशस्ति परक या प्रशस्ति मूलक काव्य लिखे गए थे, जिनमें युद्धों का वर्णन था, जो खासकर युद्धों में जाने वाले भाटों के द्वारा ही लिखे गए थे। लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं, हम भक्ति काल में आते हैं, तो उस समय कविता यानी काव्य रचना का उद्देश्य जो था, भक्ति था, अपने ईश्वर का स्मरण। जैसे तुलसी ने जो रचनाएं लिखी थी, वो आत्मसंतोष के लिए, स्वयं के लिए लिखी थी। तुलसीदास जी ने कोई किसी दरबारी कवि के तौर पर रचनाएं नहीं लिखी थी। ऐसे ही हम रीतिकाल में जब आ जाते हैं, तो रीतिकाल में दरबारी कवियों का बाहुल्य था। जो रचनाएं लिखी गई वो श्रृंगार परक थी, राजाओं का बड़ा चढ़ा के वर्णन, युद्धों में जो जिस राजा का दरबारी कवि है उसकी वीरता का वर्णन करता था। तो तमाम युगों में कविता के परिदृश्य बदले हैं और कविता के केंद्र बिंदु बदले हैं, लेकिन एक चीज़ है, कविता सब युगों में रही है। तो हम हिंदी काव्य आंदोलन का जब सीमांकन करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, ये 4 भाग जो हमारे आते हैं, पहला आता है आदिकाल। देखो, अलग अलग पुस्तकों में इनकी समय सीमा यानी सीमांकन जो है अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए किसी प्रकार की विवाद की स्थिति से बचने के लिए मैंने आप लोगों की पाठ्य पुस्तक को ही आधार मान के यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ताकि कोई डाउट ना रहे। आपकी जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की किताबें हैं, हमने उसी को लिया है यहाँ पर स्रोत के रूप में। आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1400 ईस्वी है और इसका नामकरण
वीर गाथा काल समेत कई नामकरण हैं, लेकिन दो प्रसिद्ध हैं, वीर गाथा काल और आदिकाल। वीर गाथा काल इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था और आदिकाल इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। दूसरे नंबर पे आता है भक्ति काल, 1400 से लेके 1650 ईस्वी। इसे भक्ति काल के साथ साथ धार्मिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। फिर आता है रीतिकाल, 1650 से 1850 ईस्वी। से श्रृंगार काल भी कहा जाता है। फिर बात आती है आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल 1850 से लेके अब तक माना जाता है। इसे पुनर्जागरण समेत कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। आधुनिक काल के बाद हिंदी कविता में कई मोड़ आ चुके हैं। स्वचेतना की वृत्ति से क्षिप्तता को जन्म मिला है। हिंदी कविता में बदलाव के चिन्ह जो हमें देखने को मिले हैं, उसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि पुनर्जागरण काल, इसकी समय सीमा है 1850 से लेके 1900। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई थी, 1900 से लेके 1920 तक का है। इसके बाद छायावाद आ जाता है 1920 से लेके 1936 तक, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी, सूर्य और सुमित्रानंदन पंत जी का विशेष योगदान है। फिर आता है प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद में जो प्रगतिवादी हमारे कवि हैं, जैसे रामविलास शर्मा जी हैं, आगे चल के पंत जी भी प्रगतिवादी हो गए थे। अन्य कई सारे कवि हैं जिनकी रचनाओं के माध्यम से आपको धीरे धीरे आगे चल के जानकारी मिलेगी। फिर आता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक, यानी ये वो दौर के कवि थे जो उस समय हमारे गुलाम भारत में देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसी कविताएं या काव्य लिख रहे थे, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इनकी रचनाएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हमारे आएंगे आधुनिक और समकालीन। देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि इस यूनिट से जो भी प्रश्न आता है, प्रश्न किसी भी तरह से बन के आता है, आपको इन चीज़ों का जिक्र जरूर करना है। आपको जरूर लिखना है कि जो समकालीन कविता है या फिर जो आदिकालीन जो भी भाग हैं इनके, उनके विषय में ज़रूर लिखना है, उनकी प्रवृत्तियों के विषय में ज़रूर लिखना है। अगर आप यहाँ से इन चीज़ों को समझ जाएंगे बेहतर, तो आप इस यूनिट के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रश्न को कर पाने में सक्षम होंगे। आधुनिक एवं समकालीन कविता की जब हम बात करते हैं, 1935 से लेकर 1990 तक का ये पीरियड है। सबसे पहले आता है इसमें हालावाद। हालावाद में आप हरिवंश राय बच्चन जी को ले लेते हैं। प्रयोगवाद आता है, इसके शीर्ष कवि अज्ञेय जी हैं। नई कविता आती है जगदीश चंद्र गुप्त की। फिर अकविता आ जाती है गंगा प्रसाद विमल जी की। फिर मोहभंग की कविताएं हैं, जनवादी कविताएं हैं, समकालीन कविताएं हैं। ये सब जो हैं आधुनिक समकालीन कविता के अंतर्गत आती हैं। इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। अब हम शुरुआत करते हैं प्राचीन हिंदी कविता के विषय में। प्राचीन हिंदी कविता के अंतर्गत हम मूलतः आदिकाल को पढ़ते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। आधुनिक कविता और आदिकालीन जो कविता है, दोनों को अगर हम देखेंगे तो दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर होगा, लेकिन शुरुआत जो कविता की मानी जाएगी हिंदी साहित्य में, आदिकाल से ही मानी जाएगी। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। आदिकाल हिंदी साहित्य का वह समय है जिससे आगे आने वाले काव्य आंदोलनों की जो जड़ अगर हम मानेंगे तो वो आदिकाल को ही, उसे हम नींव मान सकते हैं हिंदी साहित्य का, आदिकाल। तो आदिकाल में जो कविताएं रची गई वो आगे आने वाले समय में जो कविताएं रची गई आधुनिक काल तक, उसके लिए नींव कहा जा सकता है उसको। और जो साहित्य रचा गया किसी भी रूप में हो चाहे वो, हालांकि गद्य का विकास हिंदी में बहुत देरी से हुआ। आदिकाल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें आगे आने वाले काव्य आंदोलनों के बीज अंतर्निहित हैं। भारतीय इतिहास में यह समय भयानक रूप से उथल पुथल का समय है। भारतीय समाज वर्ग, जाति, धर्म के रूप में बटा समाज है, जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उथल पुथल खूब मचाई है। आदिकालीन समाज को इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक ऐसा काल कहा है जिसमें निरंतर आघात हुए हैं, यानी चोट पहुंची है।
और ये चोट किनके द्वारा पहुंचाई गई है? साहित्य हो, चाहे कोई भी संस्कृति हो, जो भी हमारी धरोहर होती है उनके ऊपर लगातार आक्रमणों की चोट हुई है। कितनी समृद्ध हमारी संस्कृति थी जिनको समय समय पर आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से मिटी नहीं। यानी आघात कई प्रकार के हैं। भारतीय इतिहास का यह प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ता है, इसलिए हिंदी साहित्य में किसी एक निश्चित प्रवृत्ति का अभाव हमें देखने को मिलता है। अब हम आदिकाल के विषय में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आदिकाल के नामकरण के विषय में हम अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। आदिकाल को बहुत सारे नामकरणकर्ताओं ने, विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में जब हम पढ़ रहे थे बताया था कि वीरगाथा काल नाम शुक्ल जी ने दिया था, लेकिन ये वैध नहीं हो पाया। सर्वाधिक वैध नाम आज भी आदिकाल है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया नाम है, और बीज पवन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने बीजोपन काल इसलिए यह नाम दिया, उनका मानना था कि इस समय हिंदी साहित्य जो था बीज अवस्था में था, प्रारंभिक अवस्था में था। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन जी ने दिया था। उनका कहना यह था कि इस समय नाथों, सिद्धों, इनका साहित्य ज़्यादा मिलता है आदिकाल में। और दूसरा ये सामंती युग था। चारण काल बोला है गिरिसर जी ने, जो फ्रांस में बैठे बैठे हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे। संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने बोला है। अभ्रंश काल बच्चन जी सिंह जी ने बोला है, और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। इसमें ध्यान देने वाली बात आपकी ये है, वीर काल और वीर गाथा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल जी और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद। अब हम चर्चा करते हैं आदिकाल की जो प्रमुख काव्य धाराएं हैं उनके विषय में। आदिकालीन जो साहित्य है ये हमारा, सबसे पहले तो इसके विभाजन को हम समझेंगे। परीक्षा में भी प्रश्न आता है तो आप लोगों ने इस तरह से जरूर दिखाना है, जैसे चित्र ये आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप फ्लो चार्ट जितने बना सकते हैं, डायग्राम जितने बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो कम शब्दों में आप ज़्यादा बातों को कह पाते हैं, ठीक। और दूसरा ये कि आप समय की भी वहाँ पे बचत हो जाती है, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। 2 घंटे में पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। तो जितना कम शब्दों में, कम समय में हम ज़्यादा अभिव्यक्त कर पाएंगे, उतना ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा। तो आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य आता है, इसके अंतर्गत जैन साहित्य आता है, सिद्ध साहित्य आता है, नाथ साहित्य आता है, लौकिक साहित्य आता है, और गद्य साहित्य इसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत आने वाली भक्तिकालीन कविता के विषय में। सन 1400 से लेकर 1650 तक के समय को हिंदी कविता में भक्ति काल या भक्ति काव्य कहा गया है, जो इस समय काव्य रचा गया। इस समय के बीच कविता की केंद्रीय प्रवृत्ति भक्ति के द्वारा निरूपण हो रही थी। अन्य प्रवृत्तियां भी चल रही थी, लेकिन प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति थी, बाकी सब गौड़ थी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा गया है। प्रश्न ऐसे आता भी है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है, इसके पीछे अपने तर्क दीजिए कि क्या वास्तव में भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल था, या भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हुए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए भक्तिकालीन कविता के काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न एक आपका आ सकता है। सेम ऐसे ही रीतिकाल पे आ सकता है, या आदिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, या रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां बताते हुए कुछ प्रमुख रीतिकालीन ग्रंथों के विषय में परिचय दीजिए। तो यदि आप आदिकालीन कविता, भक्तिकालीन कविता, रीतिकालीन कविता, आधुनिक कालीन कविता, इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो प्रश्न फिर कहीं से भी आए आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसे पूरी तरह से अटेम्प्ट कर जाएंगे। भक्ति काल जो है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे निर्गुण और सगुण 2 रूपों में विभाजित किया है। निर्गुण काव्य को शुक्ल जी ने फिर 2 शाखाओं में बांट दिया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। उसी तरह सगुण काव्य को भी 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति शाखा में और कृष्ण भक्ति शाखा में।
रामचंद्र शुक्ल का यह विभाजन जो है स्थूल रूप से लगभग सभी ने स्वीकार भी कर लिया है। अब बात आती है जो इनके विभाजन रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भक्ति काल का 2 तरीके से विभाजन किया, सगुण और निर्गुण में। तो निर्गुण कविता क्या है? आप सिंपल से सिंपल भाषा में मैं आपको बताती हूँ। कबीर की जो कविताएं हैं, मतलब जो काव्य है, जो उनके दोहे हैं, उनकी साखी हैं, सबद हैं, रमैनी हैं, वो सब निर्गुण कविता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। और प्रेम मार्गी जो कवि हैं वो भी निर्गुण काव्य धारा के ही हैं। और सगुण में जो आएंगे, जो कृष्ण भक्ति शाखा है, राम भक्ति शाखा है, वो सगुण में है, जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी। अब बात करते हैं हम रीतिकालीन कविता के विषय में। तो रीतिकालीन कविता जो है, इसका टाइम पीरियड हमारा 1650 से लेके 1850 ईस्वी के बीच का है। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। सबसे पहले रीतिबद्ध। रीतिबद्ध से तात्पर्य होता है काव्य लक्षण की एक विशेष पद्धति के आधार पर काव्य की रचना करने वाला रचनाकार। जैसे कि पहली पंक्ति में लक्षण लिखना है, दूसरी पंक्ति में उदाहरण की रचना करनी है। ये जो प्रवृत्ति होगी ये रीतिबद्ध कवियों में होगी। तो रीतिबद्ध कवियों के एग्जाम्पल हैं चिंतामणि जी, केशव दास जी, जसवंत सिंह जी, भूषण जी, मतीराम जी, इस धारा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध से तात्पर्य उन कवियों से है जिन कवियों ने रीति लक्षणों को ध्यान में रखकर उदाहरणों की रचना की हो। बिहारी जो हैं रीति सिद्ध कवियों के श्रेष्ठ कवि हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त काव्य धारा जो है, इसे स्वच्छंदतावादी काव्य धारा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आएंगे घनानंद जी, आलम जी, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सब आएंगे। और वस्तुतः अगर हम बिल्कुल सिंपली अगर आपको कहूँ तो जो भी रीतिकाल के काव्य हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सब में ज़्यादातर जो दरबार का दृश्य होता है, दरबार की परंपराएं, इनका निर्वाह किया गया है। नायिकाओं के अंग प्रत्यंग का वर्णन, यानी उनके नख सिख वर्णन, नख से लेके सिख तक वर्णन, ये सब इस काल के कवियों का मुख्य लक्ष्य रहा है। हालांकि कुछ एकाध अपवाद कवि हैं जिन्होंने ऐसा ना करके प्रकृति के ऊपर ही कविताएं लिखी हैं, जैसे सेनापति इत्यादि। अब हम बात करेंगे इसके नामकरण की, यानी रीतिकाल के नामकरण में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग आलोचकों के मत अलग अलग हैं, तो एक बार हम उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल नाम दिया है, गिरिसर जी ने इसे रीतिकाव्य कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको श्रृंगार काल कहा है, और कलाकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु जी ने, और दरबारी काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो इस प्रकार इनका जो नामकरण है, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि रीतिकालीन कविता का वर्ण विषय जो है अलंकारिकता था, श्रृंगार वर्णन था, रीति निरूपण था और दरबारीपन था। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं खुद इसके नाम से ही निकल कर आ जा रही हैं और स्पष्ट हो रही हैं। अब हमारे पास चौथा टॉपिक शेष बचा है आधुनिक हिंदी कविता, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात वाला। इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा। आपकी कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न आपकी मस्तिष्क में है, या फिर इस वीडियो में कोई कमी आपको लगती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आने वाले वीडियोस आप किन विषयों पर देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपसे हमेशा की तरह यही कहूँगी, मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जाने से पहले एक लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।